हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों को 12वीं क्लास की प्राचीन भारत अर्थात पहली बुक को बता रहा हूँ। पहली बुक के बारे में पढ़ा रहे हैं, जिसमें से हमने अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ईट, मनके और अस्थियां, तथा साथ ही साथ राजा, किसान और नगर की भी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद हम लोग तीसरे चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसके तहत इस किताब के इस टॉपिक में हम लोगों ने अभी तक महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हम लोगों ने बंधुत्व और विवाह के नियमों को समझने की कोशिश की और अनेक नियम और व्यवहार में विभिन्नताएं भी हमने देखा। हमने परिवारों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखने का प्रयास किया कि प्रीतवंशिता व्यवस्था क्या है, साथ ही विवाह के नियम क्या होते हैं, स्त्री के गोत्र क्या होते हैं और क्या माताओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था या नहीं। इसके बारे में बाबू हमने पिछले 2 वीडियो के माध्यम से आपको बताया है और हमने देखने की कोशिश की है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 एडी के बीच में समाज में किस प्रकार से बदलाव हो रहा था। हालांकि ये प्रारंभिक सामाजिक बदलाव पहले भी हो चुका था, क्योंकि अगर सूक्ष्म दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसका बदलाव तो हमें 1500 बीसी के बाद ही देखने को मिल जाता है। लेकिन चूंकि आपका किताब जो है वो कुछ साइलेंट है, इसलिए वहाँ के बारे में नहीं बताता, तो हम लोग 600 से आगे की कहानी में समझने की इसको कोशिश करते हैं। लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है पहले ही हो गई थी। आज हम लोग सामाजिक विषमता के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसकी चर्चा करेंगे? तो सामाजिक विषमता के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि समाज में कौन कौन सी विषमताएं यानी अंतर था, भेदभाव था। इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला हेडिंग जो है, इसमें लिखा गया है कि वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। कहने का मतलब बाबू ये हुआ सामाजिक विषमता के अंदर कि वर्ण व्यवस्था के दायरे में, यानी हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों में एक व्यवस्था की गई थी वर्ण की। यानी वर्ण का मतलब होता था 4 प्रकार के हमारे यहाँ समाज में वर्ण पाए जाते हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यही कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे, यानी क्या जो वर्ण व्यवस्था के दायरे में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, क्या इससे परे भी कोई व्यवस्था थी? तो उससे परे जो व्यवस्था थी उसको हम लोगों ने जाति का नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम पढ़ेंगे कि वर्ण व्यवस्था के दायरा में क्या क्या हुआ और बाहर निकलने के बाद जातियों की उत्पत्ति के आधार क्या बनी। इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, कह रहा है कि सामाजिक विषमता का तात्पर्य समाज में पाए जाने वाले वर्ण एवं जाति से है। आगे बात 2 चीजें क्या कहें, वर्ण है और जाति है। वर्ण मतलब 4 वर्ण, और जाति जिनको इसमें नहीं रखा गया था और उनका पेशा अलग अलग था, तो उनको ब्राह्मणों ने जाति के अंतर्गत रख दिया। कह रहा है कि धर्म शास्त्रों में जहाँ 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, वहीं वर्ण व्यवस्था से अलग कई प्रकार के जातियों का भी उल्लेख मिलता है। मतलब हमने कहा ना कि कार्य के आधार पे, जीविका के आधार पे तो हमने 4 व्यवस्था को कर दिया, वर्ण व्यवस्था को, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे, कुछ ऐसी भी व्यक्ति थे जिनका कार्य था जो इनके अंतर्गत समाहित नहीं हो रहा था, तो उनको हमने एक अलग कैटेगरी में रखा, जिसे हमने क्या नाम दिया, अलग जाति नाम दे दिया कि इस जाति की ये व्यक्ति है, इस जाति की ये व्यक्ति है। इस प्रकार जातियों की संख्या तो लिमिट नहीं थी, पर वर्ण की संख्या लिमिट थी कि 4 ही प्रकार के वर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, आ गया। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि वर्ण और जाति में क्या अंतर है, तो बताइएगा कि वर्ण जो धर्म शास्त्रों में उल्लेखित 4 होते हैं, लेकिन जाति का कोई निश्चित सीमा नहीं होती थी, और इन 4 के जो परे होते थे, जो अलग होते थे, उनको हमने जातियों में रखने की कोशिश की। यानी हमने नहीं, उस समय की स्थिति और ब्राह्मणों ने।
अब कह रहा है कि धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें ब्राह्मणों का मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त, जो ये उन्होंने धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में जो आदर्श व्यवस्था की बात कही है, यानी 4 वर्ण व्यवस्था की बात कही है, इसमें इन्होंने कहा है कि इसमें पहला स्थान किसे था, हमें मिला था। यह देवीय व्यवस्था था, ईश्वर ने ही बना करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ने धरती पर भेजा था। इस व्यवस्था में शूद्रों और अस्पृश्य, अस्पृश्य मतलब जैसे चंडाल हो गए, जो गांव के बाहर रहते थे, उनको कहते थे अस्पृश्य, मतलब बिल्कुल छोटी जाति का। तो इस व्यवस्था में शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्थान पर रखा गया था। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हो गए, क्रम के आधार पर मैंने बता दिया। कह रहा है कि यह व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी जी? जन्म पर आधारित थी। नोट कर रहा है कि नोट करके इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण जो कहा जाता था कि मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय जो कहा जाता था कि भुजा से पैदा हुआ है, मतलब बाहों से, वैश्य जो कहा जाता था कि जांग से पैदा हुआ है, तथा शूद्र इसको पैर का स्थान दिया गया था। मतलब 4 स्थान दिया गया। अगर मान लीजिए कि तो ब्राह्मण को सबसे ऊपर मुख में, जांग भुजा में क्षत्रिय को, जांग में वैश्य को, और पैरों तले किसको रखा गया? शूद्र को रखा गया। इस प्रकार दोस्तों वर्ण और जाति व्यवस्था का यहाँ पे उल्लेख किया गया, और इसी में भी हम देखेंगे कि विषमता कैसे पैदा हो रही थी। अब देखिए, अब कह रहा है कि उचित जीविका, मतलब उचित जीविका का मतलब है कि ये 4 जो वर्ण थे उनका सबका अलग अलग कार्य था। तो इस उचित जीविका के अंतर्गत ब्राह्मण का क्या काम है जो क्षत्रिय करेगा नहीं, क्षत्रिय काम क्या है जो वैश्य नहीं करेगा, और वैश्य का काम क्या है जो शूद्र नहीं करेगा, और शूद्र का काम क्या है, ये इसमें दर्शाने की बात की गई है। कह रहा है कि धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में चारों वर्णों के लिए एक आदर्श जीविका का नियम बनाया गया है, जिसमें चारों वर्णों के लिए अलग अलग जीविका का निर्धारण किया गया है कि चारों लोग कैसे कैसे काम करेंगे। ये सवाल बाबू पूछ चुका है एक बार उचित जीविका के बारे में। कह रहा है कि ब्राह्मण जो होते थे इनका क्या काम था जी? तो अध्ययन करना, यानी किताबों का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो होते हैं इनका अध्ययन करना, यज्ञ करना या करवाना इनका काम होता था, दान लेना और दान देना इनका काम था। क्या क्या हो गया जी? अध्ययन, वेद का अध्ययन, यज्ञ करना और करवाना, और दान देना और लेना, यानी इनका काम था। क्षत्रिय काम क्या था जी? तो युद्ध करना। क्षत्रिय काम शुरू से माना गया है क्या? युद्ध करना, सुरक्षा प्रदान करना आम पब्लिक का, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान देना, इसका भी काम होता था। मतलब नीचे के 3 चीजें मिला हुआ है, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, लेकिन ऊपर के जो 3 काम थे, यज्ञ, युद्ध करना, सुरक्षा प्रदान करना, न्याय, बिल्कुल इनके लिए नया था। अब कर रहा है वैश्य। वैश्य काम क्या था जी? तो वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान देना, लेना नहीं सिर्फ देना, कृषि करना, गौ पालन करना और व्यापार करना इनका काम था। इसको बारीकी से बेटा आप लोग उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा। शूद्रों का काम क्या था जी? तो 3 उच्च वर्गों की सेवा करना, यानी जीविका में जो ऊपर के 3 वर्ग हमने देखा ना अभी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा करना मूल काम किसका था? शूद्र का था। और बाकी उन तीनों को काम बांट दिया गया था कि आपका आपका क्या क्या काम है। ये जीविका ना कई बार सवाल पूछा गया है। अब कह रहा है कि उपयुक्त नियमों का पालन करने के लिए, मतलब ऊपर जो नियम दिया गया है कि ब्राह्मण ये काम करेगा, क्षत्रिय ये काम करेगा, शूद्र ये काम करेगा, उसको पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां भी बनाई थी, नियम भी बनाए थे। क्या क्या बनाए थे जी? तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक देवीय व्यवस्था। उन्होंने कह दिया कि जो ये वर्ण व्यवस्था है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये देवीय व्यवस्था है, ईश्वर ने ही बना करके भेजा, इसको हमने नहीं बनाया। जबकि बनाया तो इन्होंने ही था, लेकिन कहा कि हमने नहीं बनाया। दूसरा कह रहा है कि शासक द्वारा व्यवस्था के नियम को अपने राज्यों में पालन करवाना इनका काम है। यानी जो राजा, जो क्षत्रिय होता था, क्षत्रिय लोग राजा हुआ करते थे, सब माना जाता है, तो उनका काम था कि अपने अपने राज्यों में इस नियम को पालन करवाना कि क्षत्रिय काम क्या है, राजा का काम क्या है, वैश्य काम क्या है और शूद्र का काम क्या है। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का भी प्रयत्न किया ब्राह्मणों ने कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। अगर वो
क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है तो उसकी प्रतिष्ठा अच्छी है, अगर शूद्र कुल में जन्म लिया है, शूद्र में लिया है तो उसकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। ये उनको याद दिलाने का काम किया। तो 3 काम थे, एक अपने आप को दैवीय बताना, राजा को नियम पालन करवाना और प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित था। लेकिन ऐसा करना आसान बात नहीं था, इसलिए क्योंकि मानदंडों को महाभारत जैसे ग्रंथों में कहानियों के माध्यम से बताने का भी प्रयास किया गया है। ठीक है, इस तरह की बातों को महाभारत में भी बताने का प्रयास किया गया है। आगे कह रहा है कि अब कह रहा, देखिए अब हमने पढ़ लिया कि जीविका क्या था, उचित जीविका, यानी हमने देखा कि 4 वर्णों के अलग कौन हुए, तो जाति अलग आ गए। 4 वर्ण हमने देख लिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उससे अलग एक जाति हो गया जो अस्पृश्य होते थे। और हम विषमता पढ़ रहे हैं तो वहां पे हमने भेदभाव देखा। फिर हमने देखा जीविका, जीविका क्या क्या था, तो उचित जीविका, क्षत्रिय क्या था, ब्राह्मण का क्या था, शूद्र का क्या था, वैश्य का था क्या था, ये हमने उसको पढ़ने का प्रयास किया, देख लिया। अब हमें देखना है कि क्या कोई राजा जो क्षत्रिय नहीं है वो राजा बन सकता है या नहीं बन सकता है। यानी कह रहा है कि अक्षत्रिय राजा, यानी जो क्षत्रिय, क्योंकि हमने पहले कहा था कि राजा क्षत्रिय कौन बन सकता है, तो राजा क्षत्रिय ही बन सकता है, उसी का काम क्या है, क्षत्रिय राजा का बनना। लेकिन क्या अक्षत्रिय राजा बन सकता है, इसकी चर्चा हमें करना है। कह रहा है कि शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी देखी गई है। कह रहा है कि शास्त्र के अनुसार तो यह माना जाता है कि क्षत्रिय ही राजा बनेगा, लेकिन ऐसे कई वंश हुए हैं जो क्षत्रिय कुल से नहीं थे लेकिन फिर भी राजा बन गए। अन्य वर्णों से भी हुआ है था जिसके राजा क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है दोस्तों, जैसे मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य वंश के बारे में पढ़ ही रखा है, उसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर भी विवाद है कि क्या वो क्षत्रिय था या वैश्य था। तो विवाद है। बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय कहता है तो ब्राह्मण शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानता है। वहीं दूसरी तरफ शुंग और कर्ण वंश के शासक भी क्षत्रिय न होकर ब्राह्मण थे। तो अब यहीं पे पता चल जाता है कि क्या क्षत्रिय ही राजा होते थे, नहीं, जरूरी नहीं है, अक्षत्रिय भी राजा होने का प्रमाण है। ये भी क्वेश्चन बाबू पिछली बार जो आपके 12वीं क्लास के सेकेंड टर्म के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय ही राजा होगा। आगे कह रहा है कि इस प्रकार यह कहना कि क्षत्रिय ही केवल राजा होगा यह सत्य नहीं है, बल्कि राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटाने में सक्षम हो। यानी जिसके पास समर्थन है जनता का और संसाधन जुटा सकता है वो राजा बनने के सक्षम था। ऐसा नहीं था कि जो क्षत्रिय है वही राजा बनेगा, ऐसी बात नहीं थी। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त शासकों के अलावा शक जो मध्य एशिया से आए थे मलेच्छ माने जाते थे, जो मलेच्छ हैं, निम्न कुल के हैं। सातवाहन शासक जो ब्राह्मण माने जाते थे, लेकिन इन लोगों ने भी शासन किया। इस प्रकार यह सत्य नहीं है कि केवल क्षत्रिय ही राजा होगा, ये सत्य नहीं है, अक्षत्रिय भी राजा बन सकता है। और इतिहास में हमें बहुत सारा ऐसा प्रमाण मिला है, वो चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो या शुंग वंश में कर्ण की बात हो या अपने शुंग क्या बोलते हैं शकों की बात हो या क्षत्रिय की सातवाहनों की बात हो, ये सब के सब क्षत्रिय नहीं थे, कोई ब्राह्मण था तो कोई निम्न कुल का व्यक्ति था, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे राजवंशों की नींव रखी और राजा बन करके दिखाए। ठीक है दोस्तों, तो आप लिख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि अक्षत्रिय का मतलब क्या है। अक्षत्रिय राजा का मतलब कि वह राजा जो क्षत्रिय नहीं है। तो क्या समाज में ऐसे लोग भी राजा बनते थे? तो बिल्कुल बनते थे जो क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है, अब कह रहा है अगला पॉइंट कि जाति और सामाजिक गतिशीलता, यानी जाति जो हम लोगों ने अलग अलग देखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलावा, जैसे चंडाल हो, मलेच्छ हो, स्वर्णकार हो, बढ़ईकार हो, लोहार हो, ये अलग अलग जो हमने जातियां देखी, क्या इस जाति को में सामाजिक गतिशीलता थी? क्या ये एक जगह से दूसरे जगह आ रहे थे या जा रहे थे या दूसरे जगह जाके बस रहे थे? इसकी चर्चा हमें करनी है। कह रहा है कि ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित हो गई। जैसे वर्ण में क्या कहा गया कि मैं क्षत्रिय हूं और मेरा बेटा जन्म लेगा तो भी क्षत्रिय ही कहलाएगा, भले वो पूजा पाठ करे या ना करे।
ठीक उसी तरह से इसमें कहा गया कि अगर जो व्यक्ति जिस जाति का है उस जाति में फिर से कोई जन्म लेता है तो उसी जाति का कहलाएगा, यानी जाति जन्म आधारित हो गया। वर्ण जहां मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहां कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदाय से सामना हुआ, यानी जो ब्राह्मण लोग थे उनके नए नए लोग मिले तो उन्होंने उनको एक नए जाति का नाम दे दिया। यथा निषाद, स्वर्णकार, इन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में इनको समाहित नहीं किया गया तो इनको एक अलग जाति का नाम दे दिया गया, तो उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया। आगे बेटा समझ में कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी जो वर्ग था, जो व्यक्ति था जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में स्थान नहीं मिला, उसमें नहीं रखा गया वर्ण में, तो उनको एक अलग नाम दे दिया गया, वो अलग जाति के कहलाने लगे। इस पर इसीलिए उन जातियों की संख्या कोई निश्चित नहीं थी। कह रहा है कि जाति शब्द इस काल की सामाजिक जटिलता दर्शाता है कि समाज में कितने अलग अलग तरह के लोग हो गए। पहले क्या थे, केवल भैया पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, यानी व्यवसाय के आधारित कम थे। आगे चल करके जैसे जैसे समाज हमारा गतिशील होता चला गया, समाज में स्वर्णकार हो गए, मलेच्छ हो गए, चंडाल हो गए, व्यापारी हो गए, ठीक है, मान लो लोहार हो गए, चर्मकार हो गए, बढ़ई हो गए, विभिन्न प्रकार के लोग हो गए। अब उतने लोगों को बाबू कैसे उसमें समाहित किया जाएगा, तो सामाजिक जटिलता ही दर्शाता है कि जितना समाज जटिल होता चला गया जातियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर ही आधारित मान ली गई कि अब कोई बढ़ई है, बढ़ई का लड़का पैदा हुआ तो बढ़ई ही कहलाएगा ना जी, लोहार का लड़का पैदा होगा लोहार ही जाति का कहलाएगा ना जी। तो इस तरह से जन्म आधारित हो गया। जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी उन्हें कभी कभी श्रेणी में भी संगठित किया जाता था। श्रेणी मतलब व्यापारियों का संगठन होता था, जैसे मंदसौर, जैसे कहा गया है एक ही व्यवसाय, जाति जब भी होता था तो एक ही से होगा, फिक्स था उसका। जैसे मंदसौर एमपी में पड़ता है, से मिला अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकर, यानी जो रेशम से बुनकर थे, जो रेशम से माने कपड़ा बुनते थे, एक श्रेणी का वर्णन मिलता है कि एक श्रेणी था जो रेशम के बुनकर थे, वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट यानी गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए, यानी गुजरात से कहाँ चले गए, मंदसौर चले गए। यह यात्रा उन्होंने अपने पुत्र और बांधवों के साथ संपन्न किया, मतलब पुत्र और भाई संबंधी जो लोग थे बंधव उनको संपन्न किया और उसी राज्य में बस गए। इस प्रकार इस कहानी से एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया का झलक मिलता है कि कैसे वो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह गया और वहीं पे बस गया। तो सामाजिक गतिशीलता भी दिखाता है और समाज में जटिलता का भी प्रमाण ये मिलता है, कैसे कैसे समाज धीरे धीरे जटिल होता चला गया। तो आप लिख लेंगे। अब कह रहा कि 4 वर्णों के परे एकीकरण, यानी 4 जो वर्ण थे उसके बाद जो जाति पाई गई उनका एकीकरण कैसे होता है। तो कह रहा है कि विविधताओं की वजह से, अलग अलग विविधताएं थी की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें विचित्र, असभ्य और पशुवत के रूप में चित्रित किया गया है। कहने का मतलब बता रहे हैं कि इतनी विभिन्नताएं थी कि ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव हर जगह एक जैसा नहीं था। कई जगह तो मान लीजिए कि अलग अलग टाइप के लोग थे, असभ्य थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जिसे पशुवत कहा जाता, तो उनके ऊपर इनका चित्रण नहीं हुआ है। इसके अलावा वनों में बसने वाले कुछ लोग हैं जो शिकार और कंदमूल संग्रह कर जीवन निर्वाह करते थे, जिन्हें निषाद वर्ग, जिससे एकलव्य को जोड़ा गया है, इसी का उदाहरण है कि ये भी लोग क्या थे, एक अलग जाति के ही थे, उनका एकीकरण अलग किया गया। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है ना कि मतलब वर्ण से जो जो अलग हैं उनको सबको जाति में रखा गया और यही जाति ने क्या कर दिया, समाज में जटिलता को पैदा कर दिया। अब यायावर पशुपालकों जो घुमक्कड़ टाइप के समुदाय को शंका की दृष्टि से देखा जाता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे, जो संस्कृत नहीं बोलते थे, उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें मलेच्छ कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था, इनके बारे में चर्चा महाभारत की कथाओं में भी कई जगह पे मिल जाती है। ठीक है, तो जो संस्कृत नहीं बोलते थे उन्हें क्या बोलते थे जी, मलेच्छ कहकर संबोधित करते थे। कह रहा कि अब कह रहा कि 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष, मतलब 4 वर्ण से अलग क्या क्या था, तो अधीनता और संघर्ष, कैसे उनके अधीन हुए और कैसे उनमें संघर्ष हुआ। कह रहा कि ब्राह्मणों ने समाज में कुछ वर्णों को अस्पृश्य घोषित कर दिया, कहा कि भैया ये तो बहुत निम्न जाति के हैं, छोट जाति के हैं, इनको घर से बाहर रहना ही जरूरी है। जैसे चंडाल,
सामाजिक वैमनस्य मतलब समाज में वैमनस्य मतलब नफरत और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का मानना था कि कुछ लोग जो अनुष्ठान से जुड़े थे वे तो पवित्र हैं और पुनित हैं, ये लोग अस्पृश्य भोजन स्वीकार नहीं कर सकते। जो पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो क्या है, पवित्र हैं, पुनित व्यक्ति हैं, वो इनसे भोजन नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग दूषित माने जाते थे और उनका कार्य शवों की अंत्येष्टि मतलब शव को जलाना एवं मृत पशुओं के धोने से था। उनको चंडाल की संज्ञा दी गई। मतलब कैसे पूछा जाए कि चंडाल कौन होते थे जी, तो समाज से परे अलग रहते थे, ठीक है ना। मृत शव को जलाना उनका काम होता था और साथ ही साथ पशुओं को ढोने का काम करते थे, जले हुए मरे हुए चीज़ों को, तो उनको चंडाल कहा जाता था। ये हे दृष्टि से ब्राह्मण देखते थे, उनको देखना भी ब्राह्मणों के लिए एक अपवित्रता का कार्य था। चंडालों को समाज में निम्न माना जाता था और चंडालों को देखना छूना ब्राह्मणों के लिए अपवित्र माना जाता था कि अगर हम देख भी लिए ना तब भी मेरी आंखें क्या हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। इस तरह से समाज में जटिलता इन लोगों ने फैला रखा था। अब कह रहा है कि यहाँ तक कि मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची भी मिलती है। अब बताइए मनुस्मृति को लिखा किसने था, पिछली क्लास में देखा ना, इन्हीं लोगों ने ही लिखा। जब इनकी बात लोगों ने नहीं मानी तो उसी में इन्होंने इनकी कर्तव्य भी बता दिया कि इन चंडालों का काम क्या है जी, तो इन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था, फेंके हुए वस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ता था, मरे हुए लोगों का वस्त्र पहनते थे और लोहे के आभूषण में खाना खाते थे या उसी को पहनते थे। लोहे के कपड़े को पहन, लोहे के जंजीरों को पहनना, लोहे के बर्तन में खाना खाना, ये सब इनकी बात थी, इनके साथ जुड़ा हुआ था कि इनका कर्तव्य यही है। इसको किसने बनाया, मनुस्मृति में ब्राह्मणों ने बनाया था। ब्राह्मणीय अब्राह्मणीय ग्रंथों में मतलब जो ब्राह्मणीय ग्रंथ नहीं है में चित्रित चंडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्या चंडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। मतलब कहने का मतलब देखो बहुत बारीकी समझिएगा कि कुछ जैसे कि ब्राह्मणीय ग्रंथ है, जैसे मान लीजिए ऋग्वेद है, मनुस्मृति है, धर्मशास्त्र है, इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो उस समय लिखे गए हैं, उसको पढ़कर इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया कि जो ब्राह्मण ग्रंथ में लिख करके बातें गई है, क्या वास्तव में इस बात को उस समय के इन लोगों ने, चंडालों ने स्वीकार किया। यही बात कि क्या उन्होंने वास्तव में स्वीकार कर लिया है, तो नहीं। क्या चंडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। हालांकि दोनों ग्रंथों में कुछ समानताएं तो है लेकिन अंतर भी बहुत ज्यादा पाई गई है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि टोटली तो इन्होंने नहीं माना, लेकिन कुछ हद तक जो धर्म ग्रंथ था उनकी बात चंडालों ने भी मान लिया। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको यह समझाने का प्रयास किया और आपने देखने का प्रयास किया कुछ पॉइंट्स के माध्यम से कि कैसे समाज में विषमताएं थी, यानी समाज में भेदभाव रखा गया था। और इस भेदभाव का मूल कारण क्या था, वर्ण व्यवस्था के दायरा, यानी वर्ण व्यवस्था में रहते हुए उससे कुछ बाहर लोग जैसे जाति हो गए। फिर इन्हीं ब्राह्मणों की उचित जीविका कैसे निर्धारित की गई थी, ठीक है। क्षत्रिय क्या राजा बन सकता है या अक्षत्रिय भी राजा बन सकता है। गतिशीलता यानी सामाजिक गतिशीलता हमने देखा जातियों में, और साथ ही साथ हमने चार वर्णों के परे भी देखा कि कैसे एकीकरण हुआ, और चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष की कहानी को भी हमने समझने की बेटा कोशिश की। और इसके माध्यम से हमने ये देखा कि वास्तव में उस समय इन लोगों ने, जो ब्राह्मण लोग थे, समाज में कैसे एक जटिलता को पैदा किया जो पहले नहीं था, और इसके आधार पर समाज में विषमताएं भी पैदा हुई, भेदभाव भी हुआ, और इसका प्रभाव भी आगे पड़ेगा जिसमें हम जन्म से परे की चर्चा करेंगे कि जन्म से बाद कैसी कैसी घटनाएं घटती थी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जितना से जितना हो सकता है उन्हें शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़े और हम और बेहतर तरीके से आपके लिए काम करने का प्रयास करें और आपको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने में हम सहयोग प्राप्त कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो यहीं के साथ खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।